हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट की यूपी प्लस से असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसका आइडिया भी लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और इस तरह से मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कवर भी हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैं इसकी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखी हैं आपने तो इसका एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है चैनल पे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा। अगर इसके लिए रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें और 61 क्वेश्चन लेते हैं। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आउटलाइंस द ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री। कौन सा लेखांकन मानक इन्वेंट्री के उपचार और प्रस्तुति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। AS2, AS1, AS3, AS7। जैसे प्रीवियस में जो वीडियोस आई तो वहाँ पर मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल्स कौन से लगते हैं वहाँ पर, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आपका कवर हो गया था। अब आगे की वीडियोस जो आएंगी वो उसके आगे का सिलेबस को कवर करेंगी। जैसे कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी मैचिंग में भी दे देता है, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर जो कह रहा है कि इन्वेंट्रीज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड होता है। फर्स्ट में जो होता है किस तरह से हमें अपने अकाउंटिंग के जो फॉर्मेट्स होते हैं या जो भी हम अपने बना रहे होते हैं अकाउंटिंग की, वो सब चीज़ें कैसे रखनी है, उनका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उससे रिलेटेड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है। सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड हो जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। हाँ, यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और AS2 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड यहाँ पर एक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एम्फसाइज। दोहरे पहलू की अवधारणा किस पर जोर देती है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। प्रत्येक लेनदेन के दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस। राजस्व का मिलान व्ययों के साथ होना चाहिए। एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। संपत्तियों को उनके ऐतिहासिक लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड पीरियडिकली, यानी कि पीरियड के जो अवधि होती है उसके अकॉर्डिंग वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट भी था जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डुअल एस्पेक्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट जो रहेगा वो किस बात को जोर देता है, उसमें मेन चीज क्या रहती है। तो वहाँ पर आपको पता ही होगा, जो हम डबल एंट्री सिस्टम का, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का यूज किया जा रहा है। तो वहाँ पर तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो जनरल में एंट्री जब आप करते हैं तो जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में ही अमाउंट दिखाया जाता है। कोई एक अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो वहाँ पर हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन भी आता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है, दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है, उसका आविष्कार किसने किया था, शुरुआत किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो इसमें इसका एक आंसर क्या होगा, जो लूकस पैसियोली थे, लूकस पैसियोली ने इसकी शुरुआत की थी, कह सकते हैं यहाँ पर। इसका एक आंसर क्या होगा, लूकस पैसियोली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए टैंगिबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एक ठोस स्थायी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन के दौरान आवंटित करने की प्रक्रिया के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। अमोर्टाइजेशन परिसमापन, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, अफोर्डेंस प्रत्यायित यानी कि उत्पादित खर्च, या फिर कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक फिक्स एसेट होती है, टैंगेबल है, फिक्स एसेट है, उसकी लागत को, उसका एक यूजफुल लाइफ होती है। जैसे कि आपके पास अगर कोई स्कूटी है, आप स्कूटी चलाते हैं, या आपके पास कोई बाइक है, बाइसिकल है, तो वहाँ पर उसका एक टाइम लिमिट होती है। उसके बाद क्या होती है, मार्केट वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है। जब आप मार्केट वैल्यू उसकी देखेंगे तो वहाँ पर वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर एक पर ईयर वार्षिक रूप से उस पर एक डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास चार्ज होता जाता है। जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू घटती जाती है, कम होती चली जाती है, तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप अगर आज 1 लाख की खरीद करके लेकर आते हैं, उसको आप 5 साल बाद बेचने जाइएगा तो क्या आप 1 लाख की बेच पाएंगे, नहीं बेच सकते।
उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा, भले ही आपने एक साल में कम से कम चलाई हो, कम से कम उसको यूज़ करो, फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर उसका जो मॉडल है वो पुराना हो जाता है, नई आ जाती है, तो बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन लगता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप चला रहे हो तभी उसमें बोले में ह्रास आए। वहाँ पर कई बार होता है अपरिचलन के कारण, अब वो मॉडल पुराना हो चुका है, मार्केट में आने मॉडल वो बंद हो गए हैं, बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। तो बाद में आप उसे बेचने जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40,000 की या फिर 25,000 की कोई इसी तरह से वो मार्केट में दोबारा से सेल हो पाएगी, रीसेल आप उसको कर पाएंगे। तो मार्केट वैल्यू उसकी घट जाती है। क्यों घट जाती है? ह्रास लगने की वजह से, और उसके बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन लगता है। आगे की वीडियोस में हम उसको भी कवर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? मूल्य ह्रास हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए कंपनी ओज टू इट्स सप्लायर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। वह राशि जो एक कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं को प्राप्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए उधार देती है उसे कहा जाता है। अकाउंटेबल्स प्राप्तियां, अकाउंटेबल देय खाते, अक्रूड एक्सपेंसेस उपार्जिताएं, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वज। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए कंपनी ओज टू इट्स सप्लायर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हम अपने सप्लायर से, जैसे कि एक कंपनी है वो अपने सप्लायर से जो है गुड्स और सर्विसेज को ले रही है, रिसीव कर रही है, और उससे वो उधार पे ले रही है, यानी कि उसने पेमेंट नहीं किया है। क्योंकि जो एक कंपनी होती है, आप बिजनेस में देखेंगे बहुत कुछ जो होता है वो क्रेडिट पे चलता है, उधार पे चलता रहता है, सेल भी और आप जो भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो भी। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आपने सप्लायर से अपने कुछ गुड्स और सर्विसेज को लिया है और उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसे आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से दिखाएंगे? तो अकाउंट पेएबल में जाता है, देय खाते हो जाते हैं, यानी कि आपको उसका पेमेंट करना है। ये क्या हो जाती है? ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है, चालू दायित्व हो जाते हैं। और ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स होता है, तो जब आप सेल कर रहे होंगे और आपको रिसीव होना है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल्स में आ जाता है। ये क्या हो जाती है? ये आपकी करंट एसेट हो जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैचिंग के लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज क्या होती है। तो एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What term is used to describe the initial cost of acquiring an asset? संपत्ति को अधिग्रहित करने की प्रारंभिक लागत को वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य, फेयर वैल्यू, उचित मूल्य, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रतिस्थापन लागत। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब आप इनिशियल कॉस्ट यानी कि कोई भी एसेट, जैसे कि आपका बिजनेस है, आप उसके लिए फर्नीचर को बाई कर रहे हैं, आप उसके लिए फर्नीचर को खरीद रहे हैं, तो अब फर्नीचर खरीदने की जो इनिशियल कॉस्ट आपकी पहली लागत आ रही है, तो पहली लागत क्या कहलाती है? उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ऐतिहासिक लागत बोलते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम आप उस फर्नीचर को जितने का खरीद रहे हैं वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। बाद में तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता जाएगा, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो घटती चली जाएगी। लेकिन जो बेसिक आपने इनिशियल उससे खरीदा है, इनिशियल कॉस्ट जो उसकी है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद उसमें से आप डिप्रिसिएशन घटाते जाएंगे, तो उसके बाद जो वैल्यू उसकी बचती है वो अप्लिखित मूल्य होता है, WDV हो जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू जिसे कहा जाता है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term refers to the costs that are necessary for a business to operate but are not directly uh, tied to the production of goods or services? कौन सा शब्द उन खर्चों को संदर्भित करता है जो एक व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं लेकिन वस्तु या सेवाओं के उत्पादन से सीधे जुड़े नहीं होते? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, परिचालन खर्च, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची गई वस्तुओं की लागत, डायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत। यहाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वो सारे एक्सपेंसेस या वो सारे खर्चे जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली जो है जुड़े नहीं होते हैं प्रोडक्शन करने से, उत्पादन करने से किसी गुड्स या फिर सर्विसेज के, तो एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाम से ये ऑपरेट करने के में जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो आपके सारे परिचालन खर्च या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो तो सीधे तौर पर जुड़ी होती है, और वेरिएबल कॉस्ट भी जो होती है मोस्टली आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में ही आती है, तो उसको सीधे सीधे जुड़ी होती है प्रोडक्शन करने से, इसलिए ये दो तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसमें आपके दोनों ही एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, तो यहाँ पर ये तो दोनों का ही टोटल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, व्हाट इज when it is earned,
रिकॉर्डलेस ऑफ पेन कैश इज रिसीव्ड इस कॉल्ड। जब राजस्व यानी कि आय अर्जित किया जाता है भले ही नकद प्राप्ति की तारीख कुछ भी हो, इसे मान्यता देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक्चुअल अकाउंटिंग प्रत्यारोपण यानी कि उपार्जित लेखांकन, कैश बेस अकाउंटिंग नकद आधार लेखांकन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आय मान्यता या राजस्व मान्यता, मैचिंग प्रिंसिपल मिलान सिद्धांत। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो आय अर्जित की जा रही है भले ही आपको कैश जो है किसी भी डेट में रिसीव हो रहा हो लेकिन उपार्जित हो चुकी है आपकी आय, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या फिर उसको शामिल कर रहे हैं लेखों में तो वो कौन सी मान्यता है, तो आपको पता ही है कौन सी हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्रूवल अकाउंटिंग कहलाती है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ आप लोग को। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड और डिस्पोजल ऑफ इट्स ओन एज। जिस मूल्य पर संपत्ति बेची जा सकती है, निपटान की जा सकती है, उसे कहा जाता है बुक वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस मूल्य पर संपत्ति बेची जा सकती है उस मूल्य को क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही है जैसे कि मैंने बताया है कि एक आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, यानी कि जो उस जिस लागत पर हमने उसको परचेज किया होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। फिर उसका हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो एसेट की बिल्कुल जो लास्ट में वैल्यू बच जाती है, डिप्रिसिएशन लगा धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद लास्ट में उसके पास जो अब वैल्यू बची है वो वैल्यू क्या कहलाती है, वही उसकी सॉल्वेज वैल्यू कहलाती है, यानी कि बचाव मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अब जितनी एसेट बची है उसका जो वर्तमान में मूल्य है वही मूल्य क्या कहलाता है, सॉल्वेज वैल्यू कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term of an entry in the accounting records that is made to correct an error। लेखांकन रिकॉर्ड में एक त्रुटि को सुधारने के लिए की गई प्रविष्टियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। एडजस्टमेंट, करेक्शन, रिवर्सल, एंट्री। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने रखे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बाद में हो रहे हैं या आपसे छूट जाते हैं या कुछ गलत हो गए, तो वहां पर उनको सुधारने के लिए जो एंट्रीज की जाती हैं वो एंट्रीज क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो उन्हें हम समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई डेप्ट है, अब आपको ये संभावना हो गई कि वो रिसीव नहीं होगा तो बैड डेप्ट में आपने इसे डाल दिया और बैड डेप्ट बन गया, लेकिन बाद में वही बैड डेप्ट क्या हो जाता है, रिकवर हुआ जा रहा है। जब वो रिकवर हो जाएगा तो उस रिकवर की एंट्री क्या की जाएगी, तो ये एंट्री जो रिकवर करने की आप कर रहे हैं ये क्या कहलाती है, यही एंट्री आपकी कहलाती है एडजस्टमेंट एंट्री। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समायोजित करने के लिए की जा रही है वो एंट्री क्या है, तो वो हो जाती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टर्म यूज फॉर a written document that describes the nature and terms of a loan is filed। एक लिखित दस्तावेज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो एक ऋण की प्रकृति और शर्तों का वर्णन करता है। प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे इसको वादा नोट या फिर प्रतिज्ञा पत्र भी कहा जाता है हिंदी में। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको ये प्रतिज्ञा पत्र भी लिखा हो सकता है। लोन एग्रीमेंट, ऋण समझौता, क्रेडिट एग्रीमेंट, क्रेडिट समझौता, मोर्टगेज, बंधक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट है जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ऋण की प्रकृति और शर्तों को कि किस तरह की ऋण होगा या फिर किस तरह का जो लोन लिया जा रहा है या फिर जो उसके क्या टर्म्स रहेंगे, उसका रेशन क्या रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, या फिर जिसमें वो चीजें लिखी जा रही हैं वो चीज क्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्वेश्चन जो भी पूछा करो ना उसका आंसर जरूर कमेंट क्या करिए, इससे आपको भी आइडिया लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, ये कितना समझ में आ रहा है या कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। इसका आंसर आप लोग ये चीज मुझे जरूर कमेंट किया करिए, इससे मुझे भी आइडिया लगे कि आपको क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। वर्तमान संपत्तियों का वर्तमान दायित्व से अधिक होने को हम क्या कहते हैं। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, नेट एसेट, शुद्ध संपत्तियां, लिक्विडिटी या फिर इक्विटी पूंजी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डू वी कॉल द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पर करंट एसेट में से जो आपकी चालू संपत्तियां होती हैं, अगर हम चालू संपत्तियों में से क्या लेस कर दें, करंट एबिलिटीज जो है यहाँ पर चालू दायित्व हैं उनको घटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे।
ओवर का मतलब यही है कि कितनी ज़्यादा होती हैं, जो ज़्यादा हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहलाती है, तो यहाँ पर ये निकल कर क्या किया जाती है, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी। जो वर्किंग एसेट करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी को आप घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। कई का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसका आंसर भी बनते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक समझिए फॉर्मूला भी है, तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी को घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकल करके आती है। एक का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term for a portion of profit retained in the business for future use rather than distributed to shareholders is known as। लाभ का वह भाग जिसे भविष्य में उपयोग के लिए व्यवसाय में बनाए रखा जाता है और शेयरधारकों को वितरित नहीं किया जाता उसे कहा जाता है। रिटेन अर्निंग संचित लाभ, रिजर्व आरक्षित सरप्लस अधिशेष, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट संचित लाभ। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका प्रॉफिट का संपूर्ण भाग जो होता है पूरी तरह से वितरित नहीं किया जाता डिविडेंड के तौर पर, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें अब जो है बचा करके रखा जा रहा है, उसको संचित करके रखा जा रहा है, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो भाग क्या कहलाता है, तो उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। संचित लाभ कह दीजिए या प्रतिधारित भी लिखा हो सकता है, तो दोनों को ही ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पर प्रतिधारित लाभ कहलाता है वो। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। एक विशिष्ट अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत को कौन सा शब्द कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची गई वस्तुओं की लागत, गुड्स प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागत, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्च। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। किसी एक निश्चित अवधि के दौरान जो भी वस्तुएं बेची जा रही होती हैं उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो यहाँ पर उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही कहते हैं, बेची गई वस्तुओं की लागत ही कहा जाता है। इसको शॉर्ट में COGS भी लिखा हो सकता है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, COGS मीन्स हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक कॉस्ट शीट बनती है वहां पर आपने अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपको ध्यान में होगा, तो उसमें बहुत से प्राइम कॉस्ट निकाली जाती है, आपकी प्राइम कॉस्ट होती है, फिर उसमें आपकी फिक्स कॉस्ट निकल करके उसके बाद आ जाती है, उसमें ऐड होते हैं, फिर उसके बाद निकल करके आपकी आती है ऑफिस कॉस्ट, फिर आप पर आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, उसके बाद उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करने के बाद निकल करके सेल आ जाती है। तो कुछ इस तरह से आपकी पूरी कॉस्ट शीट तैयार होती है और उसमें बहुत सी चीजें दिखाई जाती हैं, यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो कई तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term used to describe the fund raised by issuing shares to the public is। जनता को शेयर जारी करके जुटाए गए धन को वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी, रिजर्व फंड, आरक्षित कोष, इक्विटी फाइनेंसिंग, पूंजी का वित्त पोषण। तो क्या कह रहा है, जो पब्लिक को शेयर इशू किए जा रहे हैं उससे फंड को रेज किया जा रहा है, तो वो चीज क्या कहलाती है, तो आप शेयर इशू कर रहे होते हैं, शेयर क्या हो जाता है, कंपनी की जो पूंजी होती है, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित होती है, उसी का एक टुकड़ा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो शेयर कहलाता है। तो जब शेयर्स कंपनी, क्योंकि कंपनी है तो वहाँ पर धन भी पूंजी है, कैपिटल है, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो वहाँ पर शेयर्स क्या होते हैं, जनता को, और वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं। पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने शेयर जो होगी वो जनता को क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है, तो वहाँ पर उससे जो फंड रेज होता है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा शेयर कैपिटल भी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what term describe an amount of money set aside for a specific purpose such as future repairs or replacement। एक निश्चित अवधि के लिए अलग रखी गई राशि जैसे कि भविष्य में मरम्मत या प्रतिस्थापन को कौन सा शब्द वर्णित करता है, प्रोविजन, रिजर्व, फंड, कैपिटल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी कि आपको पता है कि किस चीज का, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको वो चीज पता है, आप किसी चीज के लिए प्रोविजन तब करते हैं जब आपको ये आइडिया होता है कि भविष्य में ऐसे दायित्व हमारे बन सकते हैं, इसलिए आप उसका प्रोविजन कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो बैड डेट होता है आपको ये आइडिया है कि फ्यूचर में ये हमारा डेट जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए बैड डेट बन जाएगा, जब वो बैड डेट बन जाएगा तो आप उसका क्या करते हैं, आप उसका प्रोविजन करते हैं, उसका प्रावधान करते हैं।
यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि कब प्रोविजन होता है यहाँ पर और कब यहाँ पर रिजर्व होता है। जिसका भविष्य में जो लायबिलिटीज उत्पन्न हो सकती हैं, बन सकती हैं, उसके लिए जो आप संचय करके रखते हैं तो वो प्रोविजन कहलाता है, प्रावधान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आपका निश्चित उद्देश्य क्या है, क्या रीजन से कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वहाँ पर वो आरक्षित कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको दूर करनी है कि प्रावधान कब होते हैं और कब रिजर्व होता है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।